बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अपनी इस चर्चा को डॉक्टर शोभा गुप्ता के साथ आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शोभा गुप्ता, हम बात कर रहे थे एज फैक्टर को लेकर के। अब जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग करियर ओरिएंटेड हो गए, पहले अपना करियर बनाते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। तो ऐसे में जो एज होती है वो 30, 35, 32 इस तरीके से आ जाती है और उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, आगे जाकर बच्चे के बारे में सोचते हैं। ऐसे में भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपने बताया। तो ऐसे में उनके लिए पहला उपाय क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत इंक्रीज़ हो रही है इनफर्टिलिटी। इसका मेन कारण यही है कि जो आजकल जो फीमेल है वो भी वर्किंग है, मेल्स भी वर्किंग है और उनका जो शेड्यूल है, वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, इसलिए इनफर्टिलिटी इंक्रीज़ कर रही है पहले की कंपैरिजन में आजकल। तो एज का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप लेट मैरिज करते हैं, आप 32 टू 35 की रेंज के बीच में आप करते हैं, शादी करते हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत सोचने वाली बात यह है कि आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज जो क्वालिटी ऑफ योर एग्स डिक्रीजेस, वो इतनी कम हो जाती है कि 37, 38 के बाद तो हम कई बार सोचते हैं कि हम किसी डोनर से एग ले लें। अगर वो किसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम डोनर एग को यूज़ करने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि एग की जो क्षमता है जो भ्रूण बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपने लेट मैरिज की है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में सोच लें। यही मैसेज मैं देना चाहूँगी यंग जनरेशन को, बिकॉज कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक स्टेज पे आपको ये फील होता है कि आपकी कोई फैमिली नहीं है। फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि जब आपके घर में बच्चा होता है तो आप अभी सोच रहे हैं कि स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा उसके लालन पालन में, लेकिन एक स्टेज पे आके जब आपको बच्चा नहीं होता है और आपको लगता है कि आपको आपका जेनेटिक बेबी नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थिति में आपको लगता है कि काश हमने पहले इस बारे में सोच लिया होता। तो इससे बेटर है कि आप बाद में पछताएं। तो आप पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लें, एक बेबी कर लें, उसके बाद आप अपने करियर के बारे में ध्यान दे सकते हैं। रिपीटेड फेलियर को लेकर के अगर स्थायी निदान की बात करें, जो कि अक्सर मेरे ख्याल से लोग जानना चाहते हो कि आखिर क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं, क्या ऐसा इलाज हो सकता है कि ये समस्या आगे ना आए, स्थायी निदान वो क्या हो सकता है? जो निसंतान दंपति रिपीटेड फेलियर के शिकार हैं तो उनका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि अगर आईवीएफ की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले देखना होता है कि जो यूट्रस है जिसमें हमको भ्रूण को इम्प्लांट करना है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, उसकी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल होनी चाहिए। तो उस केस में हिस्ट्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद आईवीएफ की ट्रीटमेंट की जाए तो उसमें बेटर रिजल्ट्स आने के चांस होते हैं, क्योंकि अगर कैविटी में कोई डिफेक्ट होता है तो उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लिया जाता है। तो उसके अलावा अगर आपकी यूट्रस भी बिल्कुल नॉर्मल है तो और कारण ढूंढे जाते हैं कि कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ तो नहीं है, उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं, या फिर कोई हार्मोनल ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जिसको करेक्ट नहीं किया गया और उसको करेक्ट किए बिना ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है। तो पहले उस हार्मोन लेवल को नॉर्मल लाया जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकती है, सर्विक्स छोटी हो सकती है, या तो उनका इलाज उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर 4 से 6 महीने पे जल्दी डिलीवरी हो रही है, किसी पेशेंट की प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में हम स्टिच लगा सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, जिससे कि वो डिलीवरी एक अर्ली स्टेज पे ना हो। तो बहुत सारे कारण हैं, उनके निदान किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम जब इलाज शुरू करें तो पहले ही सारे कारणों की जांच कर लें और उसके बाद इलाज शुरू करें, जिससे कि मरीज़ का पैसा भी बचे और उसको रिपीटेड फेलियर का सामना ही ना करना पड़े। उस तरीके से जो दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है उससे वो बचे। दिमाग पर मॉनेटरी जो है उसका, वो भी उसका वेस्ट जाता है जो कि उसने स्पेंड किया है एक, और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। पहले ही स्ट्रेस में होता है बच्चे ना होने के कारण, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट फेल होता है तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर, यहाँ आधुनिक जीवन शैली की अगर बात करें, कितना प्रभाव पड़ता है इस बात का भी? आधुनिक जीवन शैली का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनफर्टिलिटी की दर इंक्रीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसमें ये जो हमारा वर्किंग कल्चर है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी डाइट में जो फ्रूट का इंटेक है, जो सैलेड का इंटेक है, वो बहुत कम होता जा रहा है। एक भागा दौड़ी सी मची हुई है, ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं है। कार में मैं कई बार देखती हूँ कि लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं भागते भागते।
तो स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने, मैं ये नहीं कहती कि आप काम मत कीजिए या, लेकिन आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूर लाइए अपनी लाइफ में, कि आप काम कर रहे हैं लेकिन उस काम की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना आए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी लाइए जो कि आप रिलैक्स हो सकें। आधे घंटे भी अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो आपका जो हार्मोनल संतुलन है वो बना रहता है। अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए और अपने साथ फ्रूट्स ज़रूर लेके जाएं। जो यंग जनरेशन है उनको मैं यही बोलूँगी, फ्रूट इंटेक इंक्रीज़ कीजिए, वाटर इंटेक इंक्रीज़ कीजिए, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग कम कीजिए, बेटर होगा। जी बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो शादीशुदा दंपति हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि अगर रिपीटेड फेलियर, एक तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से उनको ये रिपीटेड फेलियर का सामना ही ना करना पड़े, और इन केस अगर वो कभी देखते भी हैं इस तरीके से रिपीटेड फेलियर का मुंह, तो आखिर क्या वो करें? किसी तरीके का संदेश हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो आप एक अच्छे सेंटर में जाएं जहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, जिससे कि आपको फेलियर का सामना ही ना करना पड़े और आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट मिले जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से डिफरेंट सेंटर्स में जा रहे हैं और आप एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, उस कारण से आप कैटेगरी 1 में ना आए रिपीटेड फेलियर की। दूसरा ये है कि अगर आपको रिपीटेड फेलियर 1 या 2 बार हो गया है तो पहले रिपीटेडली वही ट्रीटमेंट रिपीट कराने की बजाय पहले आप इन्वेस्टिगेट करा लें कि किस कारण से ये फेलियर हो रहा है। हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या कोई भी जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, उनमें पता लग जाता है। उसको करेक्ट करने के बाद आप इलाज लें और उससे बेटर होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपके घर में भी नन्ना मुन्ना खेलेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर शोभा गुप्ता, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही दर्शकों को जो आपने सुझाव दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, देखा आपने जिस तरीके से शोभा गुप्ता ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से आपको रिपीटेड फेलियर हो रहा है इनफर्टिलिटी में, अगर आपको समस्या आ रही है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले जो कमज़ोरी है, जो कमी है, उसको डायग्नोस करवाइए और उचित समय पर उचित इलाज लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात मिल पाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आगे भी आपसे मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।